जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस परीक्षा पेपर 1 और उसके कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला कि पेपर 1 कैसा था, आसान था या कठिन था। ठीक, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि हाँ पेपर 1 और 2 तो काफ़ी आसान था। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ पेपर 1 भी बहुत ज़्यादा टफ था। क्यों था अभी बताएंगे। इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। दूसरे इस पॉइंट पर बात करेंगे कट ऑफ कितना जाना चाहिए मीन्स कितने नंबरों पर अगर आप रिटर्न पर स्कोर कर लेते हैं, ये मान के चलें कि हाँ इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। एक अप्रॉक्स इस बार की मार्किंग में क्या चेंज आने वाला है, एक उस बात को लेकर पेपर 1 में लगभग कितने क्या मार्क्स होने चाहिए जिसमें आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, इन विषयों को लेकर और कुछ मुद्दे जो है उन पर बात करेंगे, है ना। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला अपन देखें पेपर 1 कैसा था साहब जी। तो सीधी सी बात तो ये पेपर 1 काफ़ी टफ पेपर था। पिछले बार की अपेक्षा काफ़ी चेंज है ये। 2019 का जो मेंस था वो भी टफ था थोड़ी सा, बट उतना नहीं जितना इस बार का था। लीक से हट के थोड़ी से क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चंस में आपसे जो बातें पूछी गई हैं उनमें सीधे सीधे आंसर नहीं है, बल्कि उसका जो विश्लेषण है वो थोड़ी सा अलग टाइप का है। कई ऐसे भी पॉइंट्स पूछे गए हैं जो कि लीक से हटके हैं, पहले नहीं आए हैं, उनको उठाकर पूछ लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन के माध्यम से उस बात को मैं बताना चाहूँगा। कोड दीजिए 3 मार्क्स पर। प्रायः बच्चे नहीं पढ़ते, स्रोत सूत्र फिर भी पढ़ते कि हाँ यज्ञ विधि इत्यादि वगैरह के बारे में बनाने की जानकारी दी है, इसको लिखा होगा। इसमें यदि आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल कि स्रोत सूत्र करके लिखा हुआ है, यदि स्रोत सूत्र में आपने सिर्फ यह भी लिख दिया है कि हाँ ऋग्वैदिक कालीन साहित्य का या ऋग्वैदिक साहित्य का अंग कहलाता है, जिसमें हमें यज्ञ विधि विधान, यज्ञ विधियों के निर्माण, वैज्ञानिक तकनीकी जानकारी इत्यादि मिलती है, इनमें से कोई भी से भी ऐसे पॉइंट मिले हैं लिखे हैं तो 3 में से 2 नंबर मान के चलिए वो आपको दे देंगे। कुछ इस प्रकार का आपका होना चाहिए। अमित्रघात आसान क्वेश्चन था। दीवाने इंशा दिल्ली सल्तनत पत्राचार विभाग वगैरह कहते, तो ये आसान प्रश्न ये बन जाते साहब। ठीक, इनमें जो टफ क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल अहोम विद्रोह थोड़ी सा टफ था कि हाँ 1828 समथिंग के आसपास में असम में विद्रोह हुआ था, गोमदर कुंवर वगैरह नाम। यदि ये 3 फैक्ट्स आपने अपने 1 लाइन में उठाकर सेट किए हैं तो 3 में से 3 मिलेंगे। 3 फैक्ट्स की बजाय आपने 2 फैक्ट्स वहां पर यूज किए हैं और पूरी लाइन आपकी कंप्लीट हो गई है। सेकंड लाइन आपने भली उसमें लिखी है और वो लंबा हो रहा है, तो हो सकता है कि उसको बहुत स्ट्रिक्टली वो मार्क करें और भले ही आपने एक लाइन के पश्चात में 10 फैक्ट लिखे हों वो उसको काउंट नहीं करेंगे। फर्स्ट लाइन में आपके जो 2 बेसिक इन्फॉर्मेशन आई उसको ही काउंट करेंगे, उस हिसाब से वो 2 नंबर देंगे, ऐसा मुझे लगता है ना। बाकी आगे देखिए क्या होता है। ये इसलिए बता रहा हूँ, जो भी आपने पेपर अटेम्प्ट किया होगा आप अपना पेपर स्वतः देखिएगा, स्वतः मूल्यांकन करिएगा कि हाँ किस प्रकार से आपका आ रहा है। आंसर सभी लिख कर आए हैं, सभी अच्छे विद्यार्थी हैं, सभी ने काफ़ी मेहनत की हुई थी, बट वहाँ पर एक परफॉर्म करना बात अलग होती है, एग्जामिनेशन हॉल का टेम्परामेंट अलग होता है, मैं हमेशा बताता हूँ। तो देख लीजिएगा आपने किस प्रकार से लिखा, उस हिसाब से मूल्यांकन करिएगा। द नेक्स्ट बना जाते हैं 11 स्कोर। थोड़ी सा टफ हो सकता है कि हाँ विदिशा वाला मल्हार राव होकर बना लेते हैं। हिस्ट्री वाले सेक्शन में आप देखें बालासर संस्कृति प्राय नहीं पढ़ते, थोड़ी सा टफ क्वेश्चन था। ताम्रपाषाणी संस्कृति कहलाती सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, है ना। जो विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की थी लगभग वही सारी विशेषताएं, चाहे कताई बुनाई विदेश व्यापार इत्यादि वगैरह, ताम्र वस्तु इत्यादि का उपयोग, ये लिख देते अपन आराम से 50 शब्दों में आपकी बात हो जाती। थोड़ी सा टफ था तो बना पाना मुश्किल था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य पर निबंध, ये भी थोड़ी सा टफ है क्योंकि प्राचीन भारतीय विज्ञान पर प्रश्न नहीं है, वैज्ञानिक साहित्य पर प्रश्न। मैंने क्यों कहा कि पेपर 1 टफ है, इसलिए मैंने कहा कि वो फर्स्ट एट साइट आपको ऐसा देखकर लग रहा है कि बड़ा आसान है, पर है नहीं साहब, वो टफ है। तो क्यों है टफ, इसमें जैसे आपसे पूछा है वैज्ञानिक साहित्य लिखना था, यानी जितने भी ऐसे ग्रंथ आपको मिल रहे हैं प्राचीन भारत के जिनमें विज्ञान के बारे में चर्चा की गई वह लिखना था। ये नहीं लिख दिया अपन ने साहब जी चरक जी के बारे में लिखा है, अपन सुश्रुत जी के बारे में लिखा है, जीवक के बारे में लिखा है, आर्यभट्ट जी के बारे में लिख दिया, वराहमिहिर के बारे में लिखा है, ब्रह्मगुप्त के बारे में लिखा है। मात्र वो ये नहीं कह रहे हैं इनके ग्रंथों में कहाँ कहाँ पर किन किन विषयों के बारे में जानकारी दी गई है। पशु चिकित्सा के बारे में कौन सा ग्रंथ है साहब जी उसको बताना चाहिए था। मानवीय चिकित्सा के कौन कौन से सुश्रुत संहिता हो, चरक संहिता वगैरह हो, उनको बताना चाहिए था। बौद्ध धर्म के कई विद्वानों के द्वारा लिखे गए हैं ऐसे ग्रंथ, उनको बताना था साहब जी। शालिहोत्र सूत्र वगैरह बताना था अपन को। थोड़ी सा टफ क्वेश्चन था, इतना आसान होगा नहीं।
हाँ, ये जरूर है कि जगह भर दी होगी वहां पर कि अपन ने कुछ ना कुछ उस चीज को किया, बट टू द पॉइंट नहीं कहलाएगा वो। और कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। अकबर की धार में नहीं थी, आसान क्वेश्चन था। 1214 गणतंत्र के रूप में झंडा सत्याग्रह, आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। अब देखिए आगे इसके सेक्शन को। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इस संबंध में आपका क्या मत है? 11 मार्क्स का क्वेश्चन था, फिर भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, पहले भी कई बार आ चुका है, और मैंने तो स्पेशली इस पर वीडियो बनाया था और साफ साफ कहा था कि इस पर तो आना ही है साहब, इसको तो बिल्कुल तैयार कर लो। नोट्स में भी बिल्कुल 2 पेज भर के दिया हुआ है, एक एक पॉइंट एक एक ड्राफ्टिंग के साथ में आपको दिया था, आना ही था, आसान था। इसके बाद का क्वेश्चन आप देखिए, इसके बाद का क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहम्मद तुगलक को विरोधी गुणों का मिश्रण या सम्मिश्रण कहा जाता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। इसके जो अथवा में दिया है, दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब का विनाश कर दिया, ठीक। मैक्सिमम बच्चों ने इसके ऊपर वाले को चुना है, यानी एमबीटी को चुना है, क्योंकि बहुत पढ़ते हैं उसको, 5 योजनाएं वगैरह। मैं यही कह रहा हूं कि फर्स्ट एड साइड वो देखने में आपको क्वेश्चन क्या लग रहा है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये अपन बना लेंगे और इसमें वर्क करना आसान होगा। क्वेश्चन का बैक साइड का सेक्शन आप देखेंगे, घुमाया गया है। क्या घुमाया है? कहा है कि विरोधी गुणों का मिश्रण कथन की विवेचना कीजिए साहब। इस बात को उन्होंने कहा है, डिस्कस ही करना है आपको। लेकिन अब देखिए इसमें क्या लिखा जाना था। मैक्सिमम बच्चे क्या लिख देंगे, वो ये लिखेंगे कि इनने 5 योजनाएं चलाई थी, 5 योजनाएं असफल थी साहब, ठीक। 5 योजनाओं के नाम बता देंगे कि हाँ, दुआब में कर वृद्धि भी थी, सांकेतिक मुद्रा भी थी साहब जी, बता देंगे इस तरह से। और ये सभी योजनाएं असफल हो जाती हैं, दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन इत्यादि असफल हो जाती हैं, बता देंगे। मध्य एशिया अभियान, काराचिल अभियान वगैरह ये बता देंगे। पर इससे क्या सिद्ध हो पा रहा कि उसमें विरोधाभासी गुणों का मिश्रण था? नहीं हो पा रहा। तो इसमें बताना क्या था? इसमें बताना पहली बात तो ये था कि वो सबसे पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति था, सबसे ज्यादा विद्वान उस जमाने का वो बंदा कहलाता है। उसकी 5 योजनाओं के बारे में बताया है विद्वानों ने कि हाँ वो फेल हो गई साहब, ठीक। फेल हो गई ये बताया है अंग्रेजी इतिहासकारों ने, और उसको पागल तक कह दिया साहब जी कई लोगों ने। तो बर्नी ने बताया है कि हाँ उसके घर पर, महल पर पत्थरों में कागज लपेटकर और उसमें कई बातें लिखकर भेजा करते थे, फेंकते थे, ठीक। राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति, ये सब बड़ी पूर्वाग्रह परक बातें हैं। पहली बात तो ये कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पर जाइए आप, इन बातों को सही नहीं माना जाता है। मजेदार बातें प्राय बच्चे पढ़ते हैं और लगता है फर्स्ट साइड में देखकर यहाँ इस टाइप का था वो, पर ये बातें सही नहीं है। अंग्रेजों ने जानबूझकर ऐसा इतिहास लिखा कि जिससे प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में हिंदू मुस्लिम संस्कृति में भेद नजर आए, चाहे ताकि वो फूट डाल के राज कर सके। तो ऐसे उसमें कोई गुण नहीं थे साहब जी। वहां पर ये लाइन जरूर बिगनिंग में ऐड कर देनी थी आपको कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि विरोधी गुणों का मिश्रण था, कुछ मानते हैं कि नहीं था। कारण कैसे? जिन इतिहासकारों ने कई बार बताया कि विरोधी गुणों का था, असफल योजनाएं, पढ़ा लिखा इत्यादि वगैरह, उसके बावजूद योजना असफल। जबकि इसमें मुद्दा ये बताना था आपको, ये जो मूल्यांकन कर रहे हैं ये इतिहासकार कौन से? पुराने आधुनिक काल के जो इतिहासकार हैं वैसा नहीं मान रहे साहब। वो क्या मान रहे हैं? वो ये मानते हैं एमबीटी के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई थी, पहली बात तो पूर्णतः असफल नहीं थी, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, यदि वो इतनी ही असफल और इससे उसकी छवि इतनी खराब होती तो उसने काफी लंबे समय शासन किया है। 1325 से लेकर 1351 तक समथिंग आप उस बंदे को पढ़ते हो, उसकी योजनाएं तो मात्र 10 सालों में 5 की 5 उसने योजनाएं लागू करके समाप्त कर दी थी। उसके बावजूद वो 15-16 साल तक शासक रहता है। उसका मतलब ये है कि उसकी लोकप्रियता बनी हुई थी, उसने काफी अच्छे से शासन किया। हाँ, 34-35 विद्रोह उसके जमाने में हुए थे, परंतु विद्रोह होना मात्र घटनाएं ये नहीं दर्शाती हैं कि साहब वो कोई विरोधाभासी गुण का था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये है, उसके द्वारा जो चलाई गई योजनाएं थी अच्छे उद्देश्यों से बनाई गई थी, बड़ी ही प्रगतिशील थी। सांकेतिक मुद्रा आज भी पूरे वर्ल्ड यूज कर रहा जो मुद्रा, वह सांकेतिक मुद्रा ही है। उसने भी यही विचार रखा, क्या गलत किया, यानी प्रगतिशील था, वैज्ञानिक था, तार्किक था। उसने राजधानी परिवर्तन का सोचा तो भारत के केंद्र में राजधानी रखने का सोचा। इसका मतलब यह है कि यहाँ चारों दिशाओं से बराबर पड़े। आज भी हम यही सोचकर राजधानियों को रखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है साहब जी, सेंटर पॉइंट पर स्थित था, सेंटर पॉइंट पर स्थित नहीं थी। कई लोगों को बड़ी दिक्कत जा रही थी, यही वजह छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ। इसका मतलब जो उस बंदे की सोच थी वो काफी प्रगतिशील थी।
तो उसमें यही बताना था कि साहब कई लोग कह रहे हैं विद्वान की ऐसा था, जबकि अनेक विद्वान कह रहे हैं ऐसा नहीं था। उनकी इस योजनाओं पर जब हम विचार करके देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी योजनाओं की असफलता में उसकी प्रशासनिक अयोग्यता जरूर थी, परंतु ये कहें कि वह पूरी तरह से पागल था, राजा से प्रजा को मुक्ति मिल गई, ये वाली बात सही नहीं लगती है। बर्नी का दृष्टिकोण भी बड़ा एक पक्षी टाइप का है, बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे साहब ये। तो इतना क्रिटिकली एग्जामिन करके, इतना तार्किक वे में वहां पर कोई इतने आसानी से नहीं लिख पाता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पेपर टफ है साहब, इस बात को समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज मिशन, शैक्षणिक और सामाजिक योगदान, थोड़ी सी दिक्कत गई होगी इसको लिखने के लिए, फिर भी बन गया होगा जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा है साहब। बुंदेलखंड यात्रा आसान था, ये थे आपके हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए, ज्योग्राफी पर आते हैं। सैन जुआन नदी टफ क्वेश्चन था अपने आप में, 3 मार्क्स। कोलोराडो उसकी सहायक नदी कहलाती है। बीडब्ल्यू चिन्ह किस प्रकार का कहलाता है साहब? ये तो ये एरिड जोन के लिए कहलाता है, जैसे हमारे यहाँ पर राजस्थान वाला क्षेत्र है साहब जी। चिनाब की 3 प्रमुख सहायक नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछा था 3 मार्क्स में। ये क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा 2021 में भी आया था, मैंने बताया था आगे भी आएगा, करंट में चर्चा में है, वहां के प्रोजेक्ट चर्चा में। अभी हमारी भारत और पाकिस्तान की बैठक हुई थी पिछले वर्ष, सिंधु जल समझौते को लेकर मीटिंग हुई थी, चर्चा का विषय था साहब, तो आना ही था। आईएएस में क्वेश्चन क्या पूछा था कि इनमें से कौन सी एक नदी है जिसमें 3 आकर मिल जाती है? सिंधु नहीं दिया था उन्होंने, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास दिया था आपको, तो वहां यही बताना था कि चिनाब में बाकी 3 मिल रही हैं और चिनाब जाकर मिल जाती है, इसमें सिंधु मिल जाती है, ये बताना था। तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन था वहां का। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि चिनाब की 3 सहायक नदियां, तो ये थोड़ी सा एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता था। नेक्स्ट बना जाते हैं, कई इसमें लोकल नदियों के नाम भी लिख सकते थे चिनाब की, ठीक है। करेवा मिट्टी काफी लगा हो, प्रीलिम्स में भी पहले भी 2-3 बार आ चुका है। नीली क्रांति और भारत के किस जिले को झींगा मछली की राजधानी कहते? साहब नेल्लोर। टफ था, नहीं बन रहा होगा इतने आसानी से, कम विद्यार्थियों को ही बना होगा झींगा राजधानी। नर्मदा और ताप्ती नदी किस स्थान पर एक दूसरे के सबसे नजदीक होकर गुजरती हैं? 2-3 जिले अपन इस पर देख सकते थे। पहला तो अपन देख सकते थे होशंगाबाद वाला साहब, यहाँ पर इनके बीच में काफी कम गैप होता है, एक ये देख सकते थे। दूसरा अपन देख लेने वाले हैं हरदा जिला, तीसरा आपका कहलाने वाला है खंडवा वाला। इनको उठाकर अपन को लिखना था, लेकिन सबसे कम पूछ रहे हैं आपसे वो, तो सबसे कम क्या आने वाला है? सबसे कम आपका आने वाला है वहां पर हरदा डिस्ट्रिक्ट का। तो ये एक अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड सा, कई लोगों से शायद कठिन हो गया हो, कभी आया नहीं इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर, है ना। 3 मार्क्स में क्या होता था कि आसान क्वेश्चन होते तो 3 में से 3 ही नंबर उठा लेते बच्चे। इस बार जिस तरह से आया है, नंबर उठाना तो छोड़िए, एक आध नंबर मिल जाए उसमें तो ही बहुत बड़ी बात है कुछ क्वेश्चन में, तो खासकर जैसे सेंट जॉन का है, अभी और भी हैं क्विक बर्ड वगैरह, कहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ दिया, इतना पुराना सैटेलाइट है, कौन इतना पढ़ पाएगा साहब। नेक्स्ट वन, भौगोलिक सूचना प्रणाली के हार्डवेयर वगैरह, थोड़ी सा टफ था अपने आप में ये। वाइजैक गैस रिसाव करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अम्फान चक्रवात थोड़ी सा पुराना करंट था, मैंने पहले भी कहा है कि आयोग एमपीपीएससी आपसे थोड़ी सा पुराना करंट पूछता है, 2 साल 3 साल पुराना तक पूछते हैं साहब जी। पिछली बार के प्रीलिम्स परीक्षा में तो आपसे 5 साल पुराना विश्व धर्म जो सम्मेलन हुआ था बौद्ध धर्म वाला, उसको लेकर क्वेश्चन पूछा था साहब, तो थोड़ी सा प्रिपेयर रहना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आप देखें, अक्षय के 3 प्रधान फिर भी ठीक था। उष्ण कटिबंधी सवाना जलवायु की विशेषता थोड़ी सा कठिन है अपने आप में, इसके पहले जो क्वेश्चन आते थे ऐसे नहीं आते रहे हैं। नेक्स्ट वन, लेटराइट मिट्टी निर्माण की विशेष जो प्रक्रिया है वह बता, थोड़ी सा कठिन है, हर किसी के बस की बात नहीं, लिखा होगा, बनाने का प्रयास किया होगा, बट वहां पर 5 नंबर के हिसाब से विद इन अ टाइम उतने स्पेस में बिल्कुल लॉजिकल वे में टू द पॉइंट लिखना चुनौती रही होगी। कॉपी भर देना कोई बड़ी बात नहीं है, टू द पॉइंट लिखना बड़ी बात है, तब उसके नंबर मिलते हैं। हुगली बेसिन वाला आसान क्वेश्चन था, कोयला संसाधन आसान। डिजिटल इमेज बहुत ही रेयरेस्ट बच्चों से बनी होगी जिनका उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है, वो शायद बना पाए हों या जिन्होंने पढ़ा हो अच्छे से। स्थानीय आंकड़े कठिन क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं, उष्ण कटिबंधी चक्रवातों की उत्पत्ति और विशेषताएं 11 नंबर वाला क्वेश्चन था। ट्रेडिशनल क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, बट फिर भी डायग्राम के साथ में विधिवत उसको समझाना मुश्किल होता है, लिख लिया होगा फिर भी
मैक्सिमम लोगों ने। कोपन और थानवेट के अनुसार भारत के जलवायु क्षेत्र आना ही था, जबकि उसके नीचे दिया है अथवा में भारत में मानसून की उत्पत्ति की योजना। यहाँ ये हेल्प जरूर मिल गई होगी कि हाँ अथवा में क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि बाकी पेपर में आपको अथवा में नहीं मिले हैं, निबंध वाले इसको छोड़ दिया जाए तो, है ना। तो ये टफ था, वहां तो बिल्कुल जितने क्वेश्चन है उनमें से ही आपको चुन के बनाना है। यहाँ पर फिर भी अथवा वाले आपको दिए हुए थे, तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में टफ है। कोपन थानवेट तो मोस्टली लोग नहीं लिख पाएंगे, मैक्सिमम नहीं लिख पाएंगे। आएंगे अंदर था क्या, भारत में मानसून उत्पत्ति की योजना, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ है। पुरानी अवधारणा अलग है मानसून उत्पत्ति की, वर्तमान या आधुनिक अवधारणा अलग कहलाती है। टफ होगा अपने आप में लिखना। एनसीईआरटी पढ़ के एनसीईआरटी का ही लिख कर देख लेना, कितनी परेशानी जाने वाली है। मध्य प्रदेश कपास के भंडार उत्पादन का वितरण टफ है, इतना डेटा स्पेसिफाइड कर पाना मुश्किल होता है। अंततः बच्चों ने क्या लिखा होगा, मालवा पठार की भू आकृति का वर्णन करके लिखा होगा मोटे तौर पर, है ना। जल प्रदूषण नियंत्रण आसान क्वेश्चन था, बना लिए होंगे। सुदूर संवेदन सिद्धांत को समझाइए, ये तो आना ही था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसकी बजाय कई लोगों को जीपीएस आसान लगा होगा। अगर अपन गौर से देखें तो कई क्वेश्चन इसमें ऐसे आए हैं कि जो तो छूते नहीं बनने वाले साहब, लगेगा कि क्या करें इसमें। और कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो देखने में लग रहा है कि सीधे हैं, पर उसमें कॉन्सेप्चुअल वे में तार्किक तरीके से जिस तरह से आपको उत्तर लिखना है, वो एक टफ टास्क है अपने आप में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पेपर का जो मार्जिन जा रहा है वो टफ जा रहा है। पेपर 1 में पुराने जो पैटर्न रहे हैं उसमें अच्छे बच्चे 170, 180, 190, 200 नंबर तक ले आ पाते हैं साहब, ठीक। इस बार का ये जो पेपर है इसमें इतना नहीं जाएगा कि 200 नंबर कोई ले आए, इतना आसान नहीं होगा। एक आध कोई बिरला विद्यार्थी हो सकता है। यहाँ पर वे बच्चे अपने आप को सिक्योर्ड मानिएगा जिनके भी 160, 170, 80 के आसपास में आ रहा है, तो सिक्योर्ड मान सकते हैं कि हाँ बढ़िया आपका पेपर गया है, आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। पॉइंट नंबर 1 इसको ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2 कि एक ओवरऑल कितने में इंटरव्यू कॉल आना चाहिए। 6 के 6 पेपर में हम पूरा स्कोर देखें यदि तो ऐसा मुझे लगता है जनरल कैटेगरी के लिए सजेस्ट करूंगा मैं समथिंग 740 नंबर, 740, 750 मोटे तौर पर। इसके ऊपर जितने भी हैं वो तो आराम से मान के चलिए कि उनका इंटरव्यू कॉल आने वाला है, तो टेंशन मत लीजिएगा। देख लीजिएगा किस हिसाब से आपके टोटल कैसे क्या मार्क्स आ रहे हैं, वो बात को देख लीजिएगा। ऐसा मेरा मानना ये है, पेपर 1 में आपके लगभग 170 के आसपास में, पेपर 2 में भी अगेन 160-70 के आसपास में समथिंग इतना स्कोर होना चाहिए। पेपर 3 में तो 130 मार्क्स मिल जाए बहुत नंबर, ठीक। पेपर 4 में 120, 30, 35 बहुत नंबर कहलाएंगे, क्योंकि पेपर 4 भी आसान नहीं था। पेपर 5 यानी कि हिंदी वाला टिपिकल क्वेश्चन पेपर था अपने आप में। जब नॉर्मल पेपर होता रहा है हिंदी का तो उसमें 115-20 नंबर से लेके 130-40 नंबर तक मिल जाते। अपने यहाँ कई विद्यार्थियों ने 150 नंबर तक लेकर आए हुए हैं। इस बार जो मेरे ख्याल से होना चाहिए समथिंग 120-30 के आसपास ही जाएगा। हाँ, थोड़ी सा पैच ये है कि इंग्लिश थोड़ी सी आसान रही इस बार पेपर 5 में, तो ये जरूर अपन कह सकते हैं 120, 30, 40 नंबर जिनके भी इसके आसपास में बन रहे हैं वो मान के सकते हैं बिल्कुल इंटरव्यू कॉल आपका वहां पर सपोर्ट कर जाएगा ये नंबर। और पेपर 6 निबंध के बारे में यदि हम बात करें, 50 नंबर निबंध में, 50, 52, 55 बहुत नंबर है, इतने में आपका होगा। जब इसको पूरा एक मोटे तौर पर लमसम आप मिलाएंगे तो लगभग 750 के आसपास आएगा। जो भी जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं बिल्कुल उनका इतने पर इंटरव्यू कॉल आ जाएगा साहब, ऐसा मेरा मानना है। तो पेपर जो रहा है वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक टफ रहा है पैटर्न उसका, और पुरानी अप्रोच से बहुत अलग रहा है, तो इसलिए वैसा नहीं रहेगा जो पुराना पैटर्न था या कट ऑफ वगैरह का था। मार्किंग भी मेरे ख्याल से इस बार से थोड़ी सी चेंज हुई है, अर्थात पहले ये था कि अपन ने जगह भर दी है और एग्जामिनर भी कंसीडर करता था कि बोले इतना सारा लिखना था साहब, 4,500 शब्द लिख दिया है बच्चे ने अंधाधुंध तो कोई सी भी हैंड राइटिंग में। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार वो मार्क करेंगे हैंड राइटिंग को भी, ड्राफ्टिंग को भी, आपके प्रेजेंटेशन को भी मार्क करेंगे, क्योंकि आपको वर्ड्स जो थे वो काफी कम दिए थे, ठीक। एक चुनौती जरूर मैं कहूँगा इसमें ये रही कि हाँ स्पेसिफिक आपको स्पेस दिया था,
हालांकि 19 में भी दिया था वो, बट 20 वाले नए पैटर्न में भी दिया था। तो उसमें ये है कि अगर मान लो किसी बच्चे ने 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 3 लाइनें आपको दी हैं, उठाकर लिख दिया कुछ और उसको बाद में लगा कि अरे ये मैं तो गलत लिख दिया, तो अब उसके पास में स्पेस ही नहीं कि उसको सही याद आ भी गया तो कहाँ लिख दिया वो। या 50 शब्द वाला जो क्वेश्चन है, बिगिनिंग अगर गलत उठा दी तो गलत वाले को वापस सही समझाते समझाते सही ट्रैक पर जाने में उसकी 3-4 लाइनें चली जाएंगी, इतने में तो मान के चलो आंसर वो मिस हो चुका है आपका, तो उसके नंबर कट जाएंगे। 5 नंबर की बजाय पता चला अपन को उसमें 2 नंबर मिल रहे हैं, 4 नंबर की बजाय 3 नंबर की बजाय 2 नंबर मिल रहे हैं, तो इनका थोड़ी सा प्रभाव पड़ेगा। तो कॉपी में स्पेसिंग जो आपको दी थी वो भी चेंजेबल थी। एक प्लस पॉइंट ये है कि वर्ड लिमिट कम, लेकिन स्पेसिंग वाली बात भी है। तो एग्जामिनर जब मार्क करेंगे इस बात को तो 2 चीजों को जरूर लेकर चलेंगे कि साहब पहली बात आपको कम समय में कम शब्द लिखने हैं ज्यादा समय में, इसलिए आपसे ये चाहें कि आप अच्छी हैंड राइटिंग से लेकर शुद्धता से लेकर अच्छा प्रेजेंटेशन आप वहां पर देंगे, ड्राफ्टिंग आप अच्छी रखेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि साहब जगह जितनी दी है उतने के भीतर में ही दाएं बाएं आप बाहर नहीं निकलें, अनुशासनहीनता नहीं करेंगे कि अपन ने मार्जिन के आसपास में लिख दिया है, वर्ड्स ज्यादा बढ़ाकर लिख दिए, ये नहीं चलेगा। तो थोड़ी सा मुझे ऐसा लगता है इन बातों को, प्लस क्वालिटी को लेकर वो कहेंगे कि नहीं बिल्कुल चाहिए, तो जिस तरह से क्वेश्चन पेपर बनाया है थोड़ी सा टफ है। इन बातों को मुझे लगता है ध्यान में रखते हुए थोड़ी सा स्ट्रिक्टली मार्किंग की जाएगी। देख सकते हैं फिर भी आगे जैसा स्वरूप बने। एक मेरा मोटे तौर पर जो अनुमान था वो मैंने आपको ये बताया। अभी से अब आगे के लिए क्या कैसा सजेशन है साहब जी, तो विचार करें, मंथन करें, अपने पेपर को देखें, कहाँ क्या त्रुटि रह गई, क्या चीज़ें पढ़ने में कमी रह गई, किस प्रकार से आपको तैयार करना था। बहुत सारी दिक्कतें गई हैं बच्चों को, कई नोट्सों से पढ़ा नहीं आया, हमारे यहाँ तो ऐसी दिक्कत नहीं गई। जिन भी बच्चों ने पढ़ा वो सबका कहना एक बोले बिल्कुल सर आया पेपर और बना हमसे। जो बहुत ही टफ क्वेश्चन है वो तो कहीं से भी कवर नहीं हुआ है। साथ में देखने में आया कि साहब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन काफी है, इसका मतलब है कुछ बेसिक बुक है, टेक्स्ट बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, अच्छे अप्रोच पर तैयार करना पड़ेगा। सारी बातों का सार अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ नए बच्चे से लेकर पुराने विद्यार्थियों तक के लिए। प्रीलिम्स भी बहुत टफ था, मेंस भी टफ था, इंटरव्यू पर भी यही मानदंड रखे जाएंगे। गुणवत्ता परक पढ़ना पड़ेगा आपको, अच्छे विद्यार्थी उनको चाहिए हैं और उन बातों को ध्यान में रखकर वह आपसे परीक्षा ले रहे हैं। अपनी तैयारी को और गहराई दीजिए और मेहनत दीजिए, किसी प्रकार से गाइडेंस में कमी मत रखिए। बिल्कुल क्लास ज्वाइन करिए, आप अच्छे किसी गुरु के मार्गदर्शन में रहिए। जरूरी नहीं कि मेरे ही मार्गदर्शन में रहें, किसी भी अच्छे जो अनुभवी लोग हैं उनके मार्गदर्शन में रहिए, उससे आपका समय ऊर्जा बचेगी साहब जी। बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। प्रीलिम्स भी टफ, मेंस भी टफ, दोनों ही स्तर पे आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। आने वाला जो स्वरूप रहेगा वह भी टफ होगा, यानी 19 जून को जो पेपर आना है प्रीलिम्स का वह भी इसी प्रकार का होने वाला है। तो बिल्कुल आशान्वित रहें कि आपका इंटरव्यू कॉल आ रहा है, उसके हिसाब से चलें, परंतु साथ ही साथ 19 तारीख वाली बात को भी ध्यान रखिएगा और उसको लेकर भी चलिएगा, है ना। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रहा हो। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई बातचीत हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।